नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली की अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के सरगना तहसीन अख्तर और मोनू को 2 अप्रैल तक भेजा पुलिस तहवील में। सेंसेक्स की 22,162 की तारीखी छलांग, निफ्टी रिकॉर्ड 6,600 पर खुला। मोदी को गुजरात फसादात पर दुख, लेकिन कसूरवार होने से इनकार, मोदी की सवाने हयात में इंकशाफ। यूपी सरकार को झटका, मुजफ्फरनगर फसाद से मुताल्लिक जांच एसआईटी या सीबीआई के सुपुर्द नहीं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कांग्रेस आज जारी करेगी अपना इंतखाबी मंशूर, निजी सेक्टर में SC/ST तबके के लिए कोटे का हो सकता है ऐलान। अमेरिका ने मिस्र में 529 मुर्सी हामियों को सजाए मौत के फैसले की मजम्मत की, कहा मुकदमात की समाअत हो मुनसिफाना। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के सरगना तहसीन अख्तर और मोनू को 2 अप्रैल तक के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने कल तहसीन अख्तर को गिरफ्तार किया है, जो इंडियन मुजाहिदीन का सरबराह बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि तहसीन पटना की नरेंद्र मोदी की रैली समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुए दहशतगर्दाना हमलों के सिलसिले में हिंदुस्तान को शिद्दत से मतलूब था। तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी इंडियन मुजाहिदीन के सरकर्दा रुकन जियाउर रहमान उर्फ वकास और उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी के चंद दिन बाद हुई है। वकास को राजस्थान के शहर अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के मुआविन बानी यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद तहसीन अख्तर इंडियन मुजाहिदीन के सरबराह की हैसियत से काम कर रहा था। पुलिस का यह भी दावा है कि तहसीन की गिरफ्तारी से इंडियन मुजाहिदीन की सरकर्दा लीडरशिप अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। तहसीन अख्तर अलियास मोनू, जो कि इंडियन मुजाहिदीन का प्रेजेंट चीफ है, उसको हमने पानी टंकी पुलिस स्टेशन नक्सलबाड़ी दार्जिलिंग, जो कि काकरविता बॉर्डर इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, वहां से हमने उसे पकड़ा। तहसीन अख्तर के कई नाम हैं, उनमें से शाहिल, समीर और हसन कुछ नाम हैं। ये 23 साल का है और ये दरभंगा का रहने वाला है। मोनू यासीन भटकल का क्लोज एड है और उसका प्रोटेजी भी रहा है, और उसी के संरक्षण में उसने आतंक की ट्रेनिंग पाई है। ये देश में कई जगह जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसमें ये वांटेड है। दाखिला ने तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। हमारी सरकार ने आतंकवादी और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, कड़े कानून बनाए हैं, उसकी सफलता हमको पिछले 1.5 वर्षों में देखने को मिली है। हमने यासीन भटकल को, हड्डी को, वकास और अब तहसीन अख्तर को गिरफ्तार करके मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को दिया है, परंतु सफलता हम उसी दिन अपनी मानेंगे जब आखिरी आतंकवादी गिरफ्तार होता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि तहसीन गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पटना में मुनक़िदा नरेंद्र मोदी की रैली के मौके पर हुए धमाकों, 2010 के वाराणसी धमाकों, मुंबई में 2011 में हुए धमाकों, उसी तरह 1 अगस्त 2012 के पुणे धमाकों, फरवरी 2013 के हैदराबाद के सिलसिलेवार धमाकों और जुलाई 2013 के बोध गया धमाकों के सिलसिले में मतलूब था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज सेंसेक्स 22,162.52 की तारीखी छलांग लगाई। इसकी वजह धात और बैंकिंग शोबे की मजबूत हालत और डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 30 पैसे का इजाफा है। कल सेंसेक्स 22,7900 तक गया था। निफ्टी भी 6,600 पॉइंट्स पर खुला, जो कि एक रिकॉर्ड है। उसकी वजह हिंदुस्तान की मईशत में आ रही बेहतरी है, जिसने बैरूनी सरमायाकारों को हिंदुस्तानी मार्केट में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया है। मुजफ्फरनगर फसाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील इस वक्त बात करें, मीडिया से आए, देखते हैं क्या कह रहे हैं।
There is a complete laches on the part of the state government regarding the arrest and accusation of concerned accused persons. Court has also mentioned exact dates and the deadline of the incidents, in which they have mentioned some Mahapanchayats also which were neglected by the... The court indicated that there is a Mahapanchayat and there should be the complete input to the state government regarding this Mahapanchayat, but there is a failure of intelligence input by state government as well as by the central government. So anything else where the central government was found lacking in the run-up to the riots or after that? No, there is court indicating only one thing, that their court is not apprised of the fact whether it is concrete and in advance information has been given to the state government or not by the central government. But the very important aspect of this entire litigation is the court has opened the option that if any person is aggrieved thereafter the disposal of this petition, he can file an application before the court. आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर फसाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जिम्मेदार बताया है और खुफिया महकमे को नाकाम बताया है इस पूरे मामले पर। और आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार आज जम्मू खत्ते के कठुआ के हीरानगर में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। आज सुबह मोदी उधमपुर पहुंचे और वहां से कटरा के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने माता वैष्णो देवी का दर्शन किया और अब वो रैली से खिताब करने के लिए हीरानगर के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का कहना है कि उन्हें 2002 के गुजरात फसादात का दुख है, लेकिन इसमें उनका कोई रोल नहीं है और न ही उन्होंने कोई जुर्म किया है। बरतानवी मुसन्निफ एंडी मैरिनो की जानिब से मोदी की सवाल हयात में ये बात सामने आई है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम आते ही सबके सामने 2002 के गुजरात फसादात का भयानक चेहरा आ जाता है। मोदी इस मामले में माजी में एक बार वजाहत दे चुके हैं। 2002 गुजरात फसादात के ताल्लुक से मोदी का एक और बयान सामने आया है। मोदी का कहना है कि 2002 के फसादात का इन्हें दुख जरूर है, लेकिन इसमें वो खुद को मुजरिम नहीं समझते और न ही इसमें उनका कोई रोल है। बरतानवी मुसन्निफ और टीवी प्रोड्यूसर एंडी मैरिनो ने मोदी के सवाल हयात तरतीब दी है। किताब के इक्तबासात के मुताबिक फसादात के बाद मोदी ओहदे से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने इन्हें मुस्तफी होने नहीं दिया। मोदी के मुताबिक फसादात के एक माह बाद गोवा में बीजेपी के कौमी आमला की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने मुस्तफी होने का फैसला कर लिया था, तमाम पार्टी लीडरों ने इन्हें मुस्तफी होने नहीं दिया। सवाल हयात के मुताबिक मोदी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क की किसी भी अदालत ने उन्हें फसादात में मुलविस नहीं पाया। मोदी का कहना है कि गुज़िश्ता 12 बरसों से वो मुसलसल मीडिया के निशाने पर है, इसके बावजूद वो खामोश है। बीजेपी लीडर ने कहा कि इन्होंने तभी तय कर लिया था कि इस फसादात मामले पर मीडिया से मुतसादुम नहीं होना है, बल्कि मीडिया को इसका जवाब तरक्याती कामों के जरिए दिया जाना चाहिए। बरतानवी मुसन्निफ ने नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के नाम से एक किताब तहरीर की है। 310 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब को हार्पर कॉलिंस ने शाये किया है। बरतानवी मुसन्निफ ने अपनी इस किताब में मोदी के सियासी करियर के कई एक पहलू पर रोशनी डाली है। मुसन्निफ ने किताब में गुजरात फसादात के कुछ पहलुओं पर भी रोशनी डाली है। किताब में मोदी ने बताया कि इन्होंने गोधरा ट्रेन आतिशबाजी के बाद हालात पर काबू पाने के लिए किस तरह से इक़दाम किए थे। मोदी के मुताबिक ट्रेन आतिशबाजी के बाद इन्होंने पड़ोसी रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उज़राए आला को मकतूबात रवाना करते हुए पुलिस की मुसल्लह कंपनियां तलब की थी। मोदी के मुताबिक महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख हुकूमत ने कुछ पुलिस फोर्स रवाना की थी, जबकि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला दिग्विजय सिंह और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने पुलिस कंपनियां भेजने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने गुजरात फसादात से मुताल्लिक बीजेपी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बयान को अफसोसनाक करार दिया। फिरंगी महली ने कहा कि हजारों की तादाद में मुसलमानों की हलाकतों का सबब बनने वाले गुजरात फसादात से लाताल्लुकी का इजहार करके नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार अपनी हकीकत को जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज शख्स को गैर जिम्मेदाराना बयानात जेब नहीं देते। मोदी का यह बयान फिर एक बार काफी अफसोसनाक है, क्योंकि
गुजरात में 2002 में जहां हजारों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया हो और वहां का जिम्मेदार कोई शख्स, वहां का चीफ मिनिस्टर खाली ये कहे कि उसको अफसोस है बट ही इज नॉट फीलिंग गिल्टी, हम समझते हैं कि अपने आप में एक मजाक है कि जहां पर हजारों लोग मार दिए गए हों उनकी आप जिम्मेदारी ना लें या ये ना कहें कि जो कुछ हुआ उसके लिए वहाँ की हुकूमत उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही। तो हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी मोदी ने कहा है ये एक बार फिर से इस बात को दर्शाता है कि उनकी मेंटालिटी 2002 के दंगों को लेकर के क्या है। कांग्रेस 2014 के लोकसभा इंतखाबात के लिए आज अपना मंशूर जारी करने वाली है। हुक्मरान पार्टी अपने मंशूर में निजी सेक्टर में रिजर्वेशन के अलावा कमजोर और पसमानदा तबकात के लिए फलाही स्कीमों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस को 2014 के लोकसभा इंतखाबात में काफी सख्त मुकाबला दरपेश है। अगर मुल्क में कराए गए ओपिनियन पोल्स की माने तो कांग्रेस की इन इंतखाबात में बुरी हालत होने वाली है। महंगाई, करप्शन और दीगर अवामी मसाइल को लेकर हुक्मरान जमात को अपोजिशन ने चारों तरफ से घेरे में ले रखा है। ऐसे में कांग्रेस अपना मंशूर जारी कर रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, वजीर आजम मनमोहन सिंह, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी समेत पार्टी के सरकर्दा लीडरों की मौजूदगी में पार्टी मंशूर जारी करेगी। जराये का कहना है कि हक़ सेहत और रोजगार के मौक़े, एससी और एसटी तबके को निजी शोबे में रिजर्वेशन की फराहमी जैसे वादे कांग्रेस के मंशूर में किए जा सकते हैं। पार्टी मुतवस्सित और सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों पर खास तवज्जो मरकूज कर सकती है। इस मंशूर में अक़लियतों और ख़वातीन की तरक्की के वादे भी किए जा सकते हैं। 2G, कोयला और CWG जैसे घोटालों को लेकर UPA 2 अपोजिशन के घेरे में रही है। ऐसे में पार्टी करप्शन के खात्मे का भी अवाम से वादा कर सकती है। जराये का कहना है कि 16 मार्च को मंशूर कमेटी की मीटिंग मुनक़िद हुई थी, जिसमें मंशूर के दस्तावेज को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी गई। जराये का ये भी कहना है कि समाज के मुख्तलिफ तबकों के लिए ज़ैली मंशूर भी जारी किया जा सकता है। 16 दिसंबर 2012 के दिल दहला देने वाले इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामले को लेकर खवातीन की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए थे। इस सिलसिले में खवातीन की सलामती के मसले पर पार्टी को कई तजावीज मौसूल हुई हैं, जिनमें तमाम अजला में 6 विमेन पुलिस स्टेशनों का क़याम, पुलिस और अदलिया में खवातीन के लिए 20% रिजर्वेशन की तजवीज काबिल जिक्र है। इसके अलावा AICC SC सेल के सरबराह के राजू ने SC और ST तबके के लिए निजी सेक्टर में कोटा फराहम करने की पुरजोर अंदाज में तजवीज पेश की है। पार्टी के इस इंतखाबी दस्तावेज में 2020 तक नौजवानों के लिए 10 करोड़ नए रोजगार के मौके पैदा करने का वादा भी किया जा सकता है। मुतवस्सित और गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले 70 करोड़ लोगों के लिए कम से कम माली सिक्योरिटी फराहम करने की राहुल गांधी की तजवीज को भी मंशूर में शामिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कांग्रेस ने गुजरात के बड़ौदा से नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए अपने सीनियर लीडर मधुसूदन मिस्त्री को मैदान में उतारा है। कल जारी की गई फहरिस्त में एक और चौंकाने वाला नाम महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान का भी है। पार्टी ने चौहान को नांदेड़ से टिकट दिया है। कांग्रेस ने कल 12 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में कांग्रेस ने 2 एक चौंकाने वाले नामों को शामिल किया है। मुंबई आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद वज़ारत आला के मनसब से मुस्तफी हुए अशोक चौहान को पार्टी ने नांदेड़ से उम्मीदवार बनाया है। काबिल गौर बात है कि कांग्रेस ने सुरेश कलमाडी को टिकट नहीं दिया, जो दौलत मुश्तरका खेल घोटाले में मुलजिम है, लेकिन अशोक चौहान को टिकट दिया। टिकट मिलने पर चौहान पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल काबिल हूँ, पात्र हूँ और मुझे किसी चीज का उसमें फिक्र की बात नहीं है। आपने देखा अवाम हमारे साथ में, कांग्रेस पार्टी के साथ में है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का और हमारी उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे काबिल समझा कि मैं नांदेड़ से चुनाव लड़ सकूं। गुजरात के बड़ौदा से मोदी से टक्कर लेने के लिए मधुसूदन मिस्त्री को मैदान में उतारा गया है। इससे कबल नरेंद्र रावत को कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ उतारा था। मिस्त्री का कहना है कि वो इस लम्हे का बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे। बड़ौदा के आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बड़ौदा की जो लोकसभा की सीट है उस पर मुझे मनोनीत किया है, मुझे है तो उस पर लड़ने के लिए कहा है
मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इस पल की मैं बहुत सालों से इस पल का मैं इंतजार कर रहा था, जो आया है। मोदी भी लड़े बड़ौदा से, मैं भी लड़ूं, देखते कौन जीतता है। दूसरी जानब मरकजी वजीर मनीष तिवारी भी इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। तिवारी की जगह पर लुधियाना से रुनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। बिट्टू आनंदपुर साहब से फिलहाल एमपी हैं। आनंदपुर साहब से इस बार अंबिका सोनी मैदान में उतर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुजफ्फरनगर फसादात मामले की जांच से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुजफ्फरनगर फसादात की जांच एसआईटी या सीबीआई के हवाले नहीं की जाएगी। इसके अलावा अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के खुफिया निजाम को नाकाम बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुमीत हमसे जुड़ गए हैं। सुमीत, सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है, सरकार को, यूपी सरकार को काफी बड़ा झटका लगा होगा, और क्या इसमें तफसीलात दी गई हैं इस फैसले में? देखिए जिलानी, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला है, ये यूपी सरकार के लिए राहत बड़ी खबर है। यानी और इसमें यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस दंगे मामले की एसआईटी गठन और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। या ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस मामले की सीबीआई जांच और एसआईटी गठन कराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया में ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जो है इस दंगे मामले में पूरी तरह से जिम्मेवार है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में जो राज्य सरकार की खुफिया तंत्र है, एक तरह से पूरी नाकाम रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि मुआवजा देना, जो राज्य सरकार जो पीड़ितों को मुआवजा दिया था, वो कोई मुआवजा देना कोई हल नहीं है। और मुआवजा जो है तनिक मात्र का एक तरह से राहत भरी खबर है पीड़ितों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मामले में, दंगे मामले में एसआईटी गठन और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है, जो पीड़ित फैमिली थी और तमाम सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की एसआईटी गठन और सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ इनकार कर दिया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है इस मामले से, लेकिन सरकार को कसूरवार भी खड़ा किया है इस सिलसिले में। तो आगे का क्या होगा? बिल्कुल, इसमें राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रथम दृष्टया में ऐसा लगता है कि इस मुजफ्फरनगर दंगे मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है और जिम्मेदार है। और खुफिया तंत्र जो है राज्य सरकार की, वो एक तरह से पूरी तरह नाकाम हुई है। और इस पूरे मामले में जो है राज्य सरकार ने जिस तरह से विफलता दिखाई है, कहीं न कहीं दंगे की जो वजह है, वो साफ राज्य सरकार की विफलता का एक परिणाम है। जी, यूपी सरकार को कोई आदेश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कसूरवार खड़ा किया है? जी बिल्कुल, इसमें राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसमें जो भी दोषी है, जो भी इसमें दोषी हो, उनको तुरंत सजा दिलाई जाए। क्योंकि ये जो दंगे संगीन मामले थे, और इसमें राज्य सरकार जो है और राज्य सरकार की जो पुलिस तंत्र है, वो एक तरह से पूरी तरह नाकाम रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर से राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में जो है त्वरित कार्रवाई की जाए और इसमें जो भी आरोपी हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इन्हें जेल का रास्ता दिखाया जाए। जी शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे सुमित, दिल्ली से जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सरकार को उसमें जिम्मेदार बताया गया है कि खुफिया इनका इंतजाम महकमा जो है नाकाम रहा है इस पूरे मामले पर। और साथ ही उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं कि कसूरवारों के साथ कड़ा से कड़ा रुख अपनाया जाए और कड़ी सजा उन्हें दी जाए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नरेंद्र मोदी बनारस के अलावा वडोदरा से भी लोकसभा उम्मीदवार हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने इन शुबहात का इजहार किया है कि मोदी वडोदरा में इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें वडोदरा में इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ की
मुमकिन खिलाफ वर्जियों को रोकने और आजादाना व शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने की कमीशन से अपील की गई है। नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़ौदा बने हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि हम 5 लाख वोटों से जीतेंगे, हम रिकॉर्ड बनाएंगे, जबकि चुनाव की शुरुआत नहीं हुई है। जिस तरह से गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जिस तरह से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी तंत्र का उपयोग करना जानते हैं, बड़ौदा लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो प्रभावित कर सकते हैं। उसके लिए मैंने चुनाव आयोग को ये फरियाद की है कि तुरंत यहाँ पर केंद्रीय चुनाव आयोग की स्ट्रिक्ट टीम भेजी जाए, साथ में यहाँ पर कैंडिडेट के सिवा दूसरे लोगों को भी भयभीत कर सकते हैं। उसके लिए सेंट्रल पुलिस फोर्स भी रखा जाए, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन बड़ौदा शहर में हो। अशोक चौहान को नांदेड़ से टिकट दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जमकर नुक्ताचीनी की है। आम आदमी पार्टी की लीडर अंजलि दमानिया का कहना है कि बदनवानी के खिलाफ कांग्रेस के दावे सिर्फ जबानी जमा खर्च है। उम्मीद कर सकते हैं। आज जब इतने क्लियरली बताया गया था जस्टिस पटेल की रिपोर्ट में कि अशोक चौहान जी जो है वो आदर्श स्कैम में टोटली इन्वॉल्व थे, ये सब जो तमाशा हो रहा है इस देश में, वी आर सिंपली फेड अप। अब ऐसा लगता है और नहीं, और ये सब होने के बावजूद आज उनको टिकट दिलाया है नांदेड़ से, इसलिए ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो बोलते हैं वैसे करते नहीं। जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या इससे कोई खिलाफ लड़ना कहता है? उन्हीं को अगर वो टिकट देंगे तो कैसे भ्रष्टाचार? जो आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी हल्कों में हलचल देखी जा रही है। ऐसे में वाराणसी लोकसभा हल्के अवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां से बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात आम आदमी पार्टी की जानिब से बदनवानी और करप्शन के खिलाफ शुरू करदा मुहिम का दूसरा मरहला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के मकसद से मुहिम शुरू नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लीडरों ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी की कामयाबी को यकीनी करार दे रहे हैं। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, ये बहुत गहरा प्रयोग कर रहा है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का बहुत गहरा प्रयोग है। इस देश में आम आदमी मालिक हो, ये बहुत गहरा प्रयोग है। इसके लिए चल रहा है भारत में आम आदमी पार्टी का प्रयोग। ये प्रयोग कोई छोटी मोटी प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयोग। मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग होगी। चुनावी माहौल में टीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र भी छिंदवाड़ा पहुंचे और वहां उन्होंने छिंदवाड़ा के चुनावी माहौल का जायजा लिया। अमेरिका ने मिस्र में 529 मुर्सी हामियों को सजाए मौत के फैसले की मजम्मत की और मिस्र से इस फैसले पर अमलावरी न करने पर जोर दिया। मिस्र की अदालत के फैसले पर हैरत का इजहार करते हुए अमेरिका ने इसे गैर दयानतदार फैसला करार दिया है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान मैरी हाफ ने कहा कि अगर मिस्र में जमहूरियत की राह हमवार करना और वहां सियासी और माशी इस्तेहकाम लाना है तो ऐसा साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है जो इंतकामी कार्रवाई या फिर धमकी आमेज रवैये से पाक हो। अमेरिकी तर्जुमान ने मजीद कहा कि मिस्र में तमाम मुलजमीन के मुकदमात की समाअत शफाफ और मुनसिफाना होनी चाहिए। बाज़ार के मिस्र की एक मकामी अदालत ने पुलिस पर हमले और एक पुलिस एहलकार की मौत के कसूर में 529 मुर्सी हामियों को सजाए मौत सुनाई है। मिस्र की मुख्तलिफ अदालतों में माजुल सदर मोहम्मद मुर्सी समेत इख्वानुल मुस्लिमीन के मुतादिद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। अमेरिका ने म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और जबर खत्म करने का मुतालबा किया है। अमेरिका की बैनुल-अक़वामी उमूर कमेटी ने इस सिलसिले में एक करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की और ओबामा इंतजामिया समेत बैनुल-अक़वामी बरादरी से म्यांमार हुकूमत पर नस्ली व मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर दबाव डालने के लिए कहा। दूसरी जानिब वाशिंगटन के लिए म्यांमार के सफ़ीर ने मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ गलत बर्ताव के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि म्यांमार की हुकूमत मजहबी मुनाफरत को बर्दाश्त नहीं करेगी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।